Good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here, that is more than a subject. This class is for class 11th and I gave you one assignment that please write down the scientific name and the plants and animals you are familiar with. So then I told you just in the diary just make a chart ki what are the materials, what are the plant materials you are eating. Like as if you are eating flour, wheat flour means you are using wheat. Then what is the scientific name of the wheat, just write down. Okay, then I told you if you are eating any vegetable, like as if you are eating lady finger, if you are eating brinjal, then what is the or tomato, you write down the scientific name of those vegetable which you are eating. So in this way I told you that in 1 week whatever plants material, whatever any vegetables you have eaten, then write down those name, the common name and their scientific name. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू आर गोइंग टू लर्न. देखो इसके पीछे कोई ऐसी ट्रिक नहीं है साइंटिफिक नेम याद करने के लिए कि कोई मैजिकल स्टिक नहीं है मेरे पास कि मैं आपको बस घुमाऊँ और आपको साइंटिफिक नेम सारे याद हो जाएंगे. देखो उसके पीछे मेरा एक प्रिंसिपल है, मेरा एक अपना अलग एक ओपिनियन है कि जैसे जो भी चीज़ें हम डेली देखते हैं, ठीक है, उसको हमें कभी याद करने की ज़रूरत नहीं होती है. या जिन चीज़ों से हम डेली जो है वो फैमिलियर होते हैं, जैसे अगर आप पूजा करते होगे तो पूजा करते टाइम आप दुर्गा चालीसा या हनुमान चालीसा पढ़ते होगे, तो आपने हनुमान चालीसा कभी रटी नहीं है, कभी आपने ये नहीं कहा कि चलो याद करते हैं कल हनुमान जी के सामने सुनाना है. या कोई भी इस तरह के रिलीजियस बुक्स के बारे में कोई उसमें ऐसा पेज दिया हुआ है कि आप जब उसको सोचते हो कि उसको कहीं पे गाना है तो आप उसको क्या करते हो, डेली पढ़ते हो. जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हो, दुर्गा चालीसा, तो डेली उसको पढ़ रहे हो. आफ्टर 10 डेज़, 15 डेज़, 1 मंथ के बाद क्या होता है कि आप पूरी तरह से वो फैमिलियर हो जाते हो. अब आपका दिमाग चाहे जहाँ पे हो लेकिन आप उसको भूलते नहीं हो. जैसे आप कभी अपने वर्शिप प्लेस पे हो और आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पे अगर आप कुछ और भी सोच रहे हो तो आप उसको भूलते नहीं हो. क्यों नहीं भूलते? क्योंकि उसके पीछे क्या लॉजिक इन्वॉल्व हो गया कि जिसके साथ हम फैमिलियर हैं, जिसको हम डेली देखते हैं, उसको हम कभी भूलते नहीं हैं. तो व्हाट आई एम गोइंग टू इंसिस्ट यू, प्लीज़ राइट डाउन दीज साइंटिफिक नेम ऑन योर टेबल. ठीक है, आप एक इसका चार्ट बना के इसको अपनी स्टडी टेबल पे लगा लो और डेली जब आप खाना लेके बैठो, ठीक है, तो उस खाने में देखो आप खा क्या रहे हो. आप क्या खा रहे हो? वीट खा रहे हो. अब उसको वीट ना बुलाओ, उसको उसके साइंटिफिक नेम से बुलाओ. अगर आप मस्टर्ड ऑयल खा रहे हो तो मस्टर्ड ऑयल मतलब मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम, तो उसको मस्टर्ड ना बुला के उसका क्या बुलाओगे? साइंटिफिक नेम. इस तरह से अगर ये प्रैक्टिस अगर आप परफॉर्म करोगे फॉर 1 वीक, 10 डेज़, 1 मंथ, इट विल बी डिपेंड, ये डिपेंड करेगा कि आप कितने दिनों में उसको याद कर ले रहे हो. मतलब केवल उतनी ही चीज़ें, मतलब आपको और एक्स्ट्रा उसमें नहीं बढ़ाना है. ठीक है, 1 वीक तक कम से कम नहीं तो आपको अभी तक जो है 10 या 15 प्लांट्स के बारे में पता लग गया होगा, कुछ वेजिटेबल्स के बारे में पता लग गया होगा. ठीक है, तो उन्हीं को अगर आप लर्न कर लोगे तो दैट विल बी वेरी गुड. तो इस तरह से आपके अंदर एक स्किल आ जाएगी कि आप हाउ यू आर गोइंग टू लर्न द साइंटिफिक नेम. बाकी साइंटिफिक नेम अगर अब आप रटने बैठोगे कि अब इंटेंशनली आप सोचोगे कि लाओ हम इसको रटें, तो आप आज रटोगे, कुछ दिन बाद उसको भूल जाओगे, कन्फर्म है, डैम श्योर है. ठीक है, तो दैट्स वाई इसके पीछे जो लॉजिक है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, प्लीज़ फॉलो ऑन दोज. ठीक है, उसको फॉलो करिए और कंफर्म है यू विल गेट द रिज़ल्ट. आपको कंफर्म है रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा. ठीक है, तो आई जस्ट टोल्ड यू हाउ यू आर गोइंग टू लर्न द साइंटिफिक नेम. ठीक है, और इफ़ यू आर एबल टू फॉर्म एनी अदर ट्रिक, अगर आप कोई और ट्रिक बनाना चाहते हो देन इट इज़ अप टू यू. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो ट्रिक बना सकते हो. ठीक है, तो मैं सेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ. नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, बिफोर गोइंग टू द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एज आई स्टार्ट द लेसन विद अ वेरी मोटिवेशनल कोट. सो सी व्हाट इज़ द मोटिवेशनल लाइन फॉर टुडे, दैट नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय पा लेते हैं उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. तो इस वर्ड को तो अभी आप हटा दो क्योंकि अभी आपकी निंदा बहुत कम होती है, क्योंकि अभी आपने वो चीज़ें अचीव नहीं की हैं. ठीक है, अभी आप उस फेज़ पे नहीं आए हो, लेकिन ये वर्ड आपके लिए बड़ा काम का है, नींद. ठीक है, तो इस पर अगर आप विजय पा ले रहे हो, अगर इसको अपने कंट्रोल कर ले रहे हो, तो कंफर्म है आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. ठीक है, जो लोग कहते हैं कि नहीं हमें तो 8 घंटे या 10 घंटे सोना चाहिए, वो गलत है. जो स्टूडेंट की लाइफ है वो फ्लेक्सिबल होती है, वो डिपेंड करती है कि उसके पास टारगेट कितना है. अगर आपके पास टारगेट है और अभी आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है तो 5 आवर की स्लीप भी बहुत है.
ठीक है, क्योंकि उस टाइम आपको सबसे बड़ा एम आपके सामने क्या है कि अपने टारगेट को कंप्लीट करना, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट लेसन के लिए, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पहले जो आपने चैप्टर पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड, उसमें आपने ये पढ़ लिया कि क्लासिफिकेशन होता क्या है, ठीक है। बट क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं ये नहीं पढ़ा आपने उस चैप्टर में। केवल आपने वी जस्ट केम टू नो कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, व्हाट इज़ आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी, मीन्स व्हाट इज़ दैट वी हैव डिस्कस्ड। बट हाउ द एनी ऑर्गेनिज्म इज़ गोइंग टू बी क्लासीफाई, उस ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासीफाई करेंगे, क्लासेस कैसे डिवाइड करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस नहीं की। तो इन दिस चैप्टर what is the objective of this chapter, that in this chapter you will come to know कि how the classification take place, classification कैसे होता था, कैसे होता है और कैसे होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्लासिफिकेशन बहुत मतलब एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, क्योंकि जो एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं उनको लोग यूज़ करते थे, उनके प्रोडक्ट को यूज़ करते थे, तो उनके प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए उन्होंने उनको क्लासीफाई कर दिया, उन्होंने उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। जैसे बहुत पहले जो मेडिसिन्स जो मतलब उनके प्लांट्स को यूज़ करके जो मेडिसिन्स बनाई जाती थी, तो सपोज़ अगर कोई मेडिसिन पेन किलर की तरह काम कर रही है तो उसको अलग ग्रुप में रख दिया, कोई मेडिसिन जो है वो इन्फेक्शन को रोक रही है तो उसको अलग रख दिया गया, समझ में आया। तो इस तरह से प्लांट को क्या कर दिया रहा होगा, क्लासीफाई कर दिया रहा होगा एज़ पर देयर नीड, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो इन दिस चैप्टर बेसिकली वी विल स्टडी, इसके इस चैप्टर के दो पार्ट हैं। इन फर्स्ट पार्ट वी विल कम टू नो हाउ द क्लासिफिकेशन टेक प्लेस, क्लासिफिकेशन कैसे होना चाहिए। अब तो इस चैप्टर में आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है ना वो बहुत एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है, बहुत पैसिव नहीं होना चाहिए, इसमें आपको अपना दिमाग यूज़ करना है, ठीक है। जैसे अगर आप खुद टैक्सोनॉमिस्ट हो जाओ, टैक्सोनॉमिस्ट मीन्स द साइंटिस्ट, ठीक है, और द पर्सन दोज स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिज्म, they deal the identification, nomenclature, classification, they are known as what, taxonomist। तो हम इस टाइम क्या हो जाएं, टैक्सोनॉमिस्ट हो जाएं, और टैक्सोनॉमिस्ट के बिहाफ पे सोचें, उसी के अकॉर्डिंग सोचें। तो हम ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासीफाई करेंगे, किस तरह से क्लासिफिकेशन करें कि सारे ऑर्गेनिज्म का सब लोग का जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दे गेट क्लासीफाई, उनका क्लासिफिकेशन भी हो जाए, और देयर शुड नॉट बी एनी कंट्रोवर्सी, कोई कंट्रोवर्सी ना रहे, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना रहे, ठीक है। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म रहा है जिसको रॉन्ग क्लासिफिकेशन मिल जाए, रॉन्ग क्लासीफाइड हो जाए, वो समझ में आए। तो इस तरह से व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी दैट हाउ द क्लासिफिकेशन टेक प्लेस, क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस लिख रखी है। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ कुछ बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया क्लासीफाई करने के लिए। कैसे अटेम्प्ट किया, इट वॉज इंस्टिंक्टिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया, उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं था, ठीक है, दैट वर साइंटिफिक, कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया यूज़ नहीं किया, बट बॉर्न आउट अ नीड टू यूज़ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अपने जो यूज़ करने के लिए ऑर्गेनिज्म को उन्होंने जो मतलब उनके जो एप्लीकेशंस थे, मतलब उनके जो ऑर्गेनिज्म के यूजेस थे उनको उसी तरह क्लासीफाई कर लिया, मतलब अपने अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई कर लिया। देर आर सो मेनी अटैम्प्ट्स, बहुत सारे अटैम्प्ट्स बनाए गए। जैसे जब भी कोई नई चीज़ आती है, जैसे इस टाइम कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीन है, जो मेडिसिन हैं, उसके लिए बहुत सारे अटैम्प्ट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सेम एज़ जब भी कोई नई चीज़ स्टार्ट होती है, कोई नया फेज़ आता है, ठीक है, कोई नया टॉपिक आता है, तो उसके लिए बहुत सारे लोग लग जाते हैं और उस पर अपने अपने अटैम्प्ट ट्राई करते हैं, ठीक है, अटैम्प्ट करते हैं कि हो सकता है किसी का भी अटैम्प्ट क्या हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए। तो इन दिस वे व्हाट वाज द टास्क, टास्क क्या था, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना, ठीक है। उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे नेचुरलिस्ट दे केम फॉरवर्ड, आगे आए, और दे हैव ट्राइड टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म, उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए कोशिश की कि कैसे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब देखो जैसे देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, तो हर एक स्टूडेंट का अपना अलग अलग क्या होगा, अपनी अलग अलग थिंकिंग होगी। जैसे इन द प्रीवियस चैप्टर यू गॉट वन क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन मिला था, इफ़ यू डू रिमेंबर, कि हाउ यू आर गोइंग टू क्लासीफाई द पीपल दोज यू मीट डेली, ठीक है, जिनसे आप रोज़ मिलते हो उनको क्लासीफाई कैसे करोगे, किस बिहाफ पे उनका क्लासिफिकेशन करोगे, ठीक है। तो किसी स्टूडेंट ने उसका आंसर लिखा होगा कि हम हाइट के बेसिस पे कर सकते हैं, किसी ने लिखा होगा कि हम सेक्स के बेसिस पे कर सकते हैं, किसी ने लिखा होगा कि हम एज के बेसिस पे कर सकते हैं, कि आज हम जिससे मिले वो हमसे एज में छोटा था, फिर हम फिर जो दूसरे पर्सन से मिले वो एज में बड़ा था, कोई ऐसा पर्सन मिला जो एज में इक्वल था,
तो आपने अलग अलग क्राइटेरिया अपने अकॉर्डिंग बना रहे हो। तो कोई एज का क्राइटेरिया बना रहा है, कोई हाइट का क्राइटेरिया बना रहा है, कोई कलर का क्राइटेरिया बना सकता है, कोई नॉलेज का क्राइटेरिया बना सकता है, कोई सेक्स का क्राइटेरिया बना सकता है। समझ में आया? तो ये डिपेंड करता है कि अपनी थिंकिंग पे, ठीक है, कि हम क्या, व्हाट डू वी वांट, हम क्या चाहते हैं, एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट हम उनको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। बात समझ में ही नहीं आई? ठीक है, तो इन फ्रॉम दैट क्वेश्चन आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ कि हाउ द साइंटिस्ट स्ट्रगल, कैसे साइंटिस्ट ने, कैसे नेचुरलिस्ट ने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, कैसे उन्होंने अपने अलग अलग अटैम्प्ट दिखाए फॉर द क्लासिफिकेशन करने के लिए। और फिर भी क्लासिफिकेशन सिस्टम, जैसे मैंने क्वेश्चन बोला था आपसे कि उसको डोंट सॉल्व दैट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन सॉल्व ना करना, इस चैप्टर में उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, जैसे किसी ने क्लासीफाई किया, ठीक है, अब पता लगा कुछ सालों तक वो क्लासिफिकेशन तो चला, लेकिन बाद में क्या पता लगा कि ये तो क्लासिफिकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, इट इज़ नॉट कवरिंग ऑल द ऑर्गेनिज्म, वो सारे ऑर्गेनिज्म को कवर नहीं कर रहा है, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन है उसमें। ठीक है, बहुत सारे उसमें क्या है, फ्लॉ है, वो फ्लॉलेस नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं। तो उसका क्या क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या हो गया, चेंज हो गया। समझ में आया? फिर वो क्लासिफिकेशन सिस्टम 1 साल चला, 1.5 साल चला, उसके बाद फिर क्या हुआ, कुछ लोग और आए, उन्होंने देखा कि अगेन इट इज़ नॉट फ्लॉलेस, फिर फ्लॉलेस नहीं है, फिर से उसमें बहुत सारी कमियां निकाली, उसको फिर से सही किया, फिर एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता रहा, चेंज होता रहा। क्यों चेंज होता रहा? क्योंकि रिक्वायरमेंट चेंज होती रही, ठीक है, थिंकिंग चेंज होती रही, नए ऑर्गेनिज्म का इंट्रोडक्शन हुआ, बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म आए, तो पता लगा कि ये ऑर्गेनिज्म तो कहीं फिट ही नहीं हो रहे, तो क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या हुआ, चेंज हुआ। समझ में आया? ठीक है, तो जैसे जैसे आपने देखा होगा कोई स्कूल जैसे खुला है नया, तो उसमें जैसे जैसे ग्रोथ होती है, जैसे जैसे स्कूल आगे बढ़ता है, पहले कम क्लासेस होती हैं, फिर ज़्यादा क्लासेस होती हैं, फिर और ज़्यादा क्लासेस होती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। जैसे किसी दिन आपके स्कूल में अगर रेनी डे हो जाता होगा, तो क्या करते हैं कि जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी सेक्शंस हैं, उनको एक साथ बैठा देते हैं। एक साथ बैठाने का मतलब क्या है कि उनको एक साथ क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, तो आप उसको कोरिलेट कर सकते हो कि ऐसा ही साइंटिस्ट के अंदर, मतलब उनके भी मन में ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक्स, ऐसे लॉजिक्स आते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो लेसन है ये केवल बस रीडिंग करने वाला लेसन नहीं है, इसमें आप अपनी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट भी रखो, अपना दिमाग भी लगाओ। ठीक है, तो आई एम मूविंग अहेड, मैं आगे के टॉपिक पे बढ़ रहा हूँ। देखो, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया वो आर्टिफिशियल था। आर्टिफिशियल मतलब आर्टिफिशियल सिस्टम पे बेस्ड था। ठीक है, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द सो मेनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले हम इस चैप्टर में बहुत सारे सिस्टम को डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस हाउ द ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड। फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन होता था और अब हुआ है। ठीक है, पहले कैसे हुआ था और अब कैसे हुआ है, वो एवरीथिंग वी विल डिस्कस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें सबसे पहला है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल नेम से ही पता लग रहा है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मीन्स द नॉन नेचुरल, वो नेचुरल ना हो, वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ना हो। ठीक है, जैसे अगर आप जा रहे हो कलर के बेसिस पे, अगर किसी, जैसे आप पर्सन को कलर के बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हो, तो हो जैसे आपके स्कूल में अगर कलर के बेसिस पे स्टूडेंट्स को क्लासेस अलॉट कर दी जाएँ, तो क्या होगा, पता लगा कोई कलर जिसका फेयर है, ठीक है, वो एक क्लास उसको मिल गई, जिसका कलर बहुत डार्क है वो इसको अलग क्लास मिल गई, जिसका मतलब दोनों मिडिल है, दोनों इंटरमीडिएट कलर है, उसको एक अलग क्लास मिल गई। तो आपने 3 क्लासेस डिवाइड कर दी ऑन द बेसिस ऑफ द कलर। अब होगा क्या, अब बताओ, दिस इज़ अ गुड क्लासिफिकेशन सिस्टम? नो, because you are classifying the dissimilar organism, dissimilar student in a one class। पता लगा उसमें एक ही क्लास में आपने 9th के भी स्टूडेंट को रख दिया, 11th के भी रख दिया, 10th के भी रख दिया, 12th के भी रख दिया। तो व्हाट इज़ हैपनिंग, क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पे बेस्ड है, आर्टिफिशियल सिस्टम पे। आर्टिफिशियल सिस्टम मतलब जैसे किसी की हाइट के बेसिस पे उसको क्लासीफाई कर देना, उसके कलर के बेसिस पे उसको क्लासीफाई कर देना, समझ में आया, उसके लाइफ स्पैन पे, उसके हैबिटेट पे उनको इस टाइप के क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये 18th सेंचुरी तक ऐसा चलता रहा, क्योंकि उस टाइम तक बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत सारे साइंटिस्ट के बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं थी, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अननोन थे। अब देखो, सबसे पहले आए एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का नाम 2 जगह लिया जाता है, ही इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड ही इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी आल्सो। ठीक है, इनको जूलॉजी का फादर भी बोलते हैं एरिस्टोटल को, जिनको हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। तो ये ग्रीक फिलोसफर थे, इन्होंने आइडेंटिफाई किया प्लांट्स को।
ठीक है। और इन्होंने उनके फॉर्म और हैबिटेट के बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया, जैसे सम प्लांट्स आर एक्वेटिक, सम प्लांट्स आर टेरेस्ट्रियल। तो उन्होंने प्लांट्स को ऑन देयर बेसिस ऑफ द हैबिटेट उनको क्लासीफाई कर दिया। अब बताओ, अगर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक अगर केवल इन्हीं पे क्लासिफिकेशन करें तो क्या सारे प्लांट क्लासीफाई हो सकते हैं? हो सकता है कि बहुत सारे डिसिमिलर प्लांट, अलग अलग प्लांट एक ही क्लास में आ जाएं, ठीक है, और बहुत सारे जो सिमिलर प्लांट्स हैं वो अलग अलग हो जाएं, समझ में? तो दिस इज़ बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल सिस्टम। उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट हुआ प्लाइनी एल्डर। प्लाइनी द एल्डर, ये पूरा एक नाम है, प्लाइनी द एल्डर क्लासीफाइड एनिमल्स। इन्होंने एनिमल्स को क्लासीफाई किया, जैसे लैंड, एयर और वाटर। जो एनिमल्स एयर में रहते हैं, जैसे एयर में बर्ड भी रहती है, एयर में इंसेक्ट्स भी रहते हैं। अब देखो, बर्ड और इंसेक्ट एक दूसरे से डिफरेंट है कि नहीं है? एकदम डिफरेंस है, ठीक है। वाटर में पता लगा फ्रॉग भी रहता है, कुछ स्नेक्स भी रहते हैं, फिशेस भी रहती हैं, तो उन तीनों को आपने एक साथ क्लासीफाई कर दिया। लैंड पर तो बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं एंड दे आर डिफरेंट टू ईच अदर। रेप्टाइल्स भी रहते हैं, ठीक है, और क्या और भी एनिमल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो लैंड एनिमल्स हैं, और ह्यूमन भी उसी में आ गया। अब ह्यूमन भी हो गए और भी लैंड एनिमल्स हो गए, तो क्या सब एक जैसे हैं? दे आर शोइंग सिमिलरिटी? नो। तो ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, दीज टू साइंटिस्ट क्लासीफाई। इसी सीक्वेंस में लीनियस भी पीछे नहीं थे। लीनियस ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया, प्लांट को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ द स्टेमन। आप स्टेमन जानते होंगे, दैट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब कुछ इन्होंने प्लांट देखा जिसमें स्टेमन की हाइट ज़्यादा थी तो उनको अलग रख दिया, किसी में स्टेमन की हाइट कम थी उनको अलग रख दिया। अब बताओ, सिमिलर प्लांट्स को अलग अलग रख दिया, डिसिमिलर प्लांट को एक साथ रख दिया, समझ में नहीं है? तो इस तरह से क्या हुआ कि आर्टिफिशियल सिस्टम पे जो क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड था वो कुछ दिनों तक तो चला, लेकिन उसकी बहुत सारी डिसएडवांटेजेस थी। पहला डिसएडवांटेज कि कोई नेचुरल रिलेशनशिप नहीं रिफ्लेक्ट किया इस सिस्टम ने। दूसरा क्या हुआ, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जब हम ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर क्लासीफाई नहीं कर पा रहे तो उनके बीच में हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी क्रिएट नहीं कर पा रहे। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो डायनासोर अब मतलब जो प्रेजेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है, डायनासोर जो अब नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, उसको रेप्टाइल में क्लासीफाई किया गया है। मतलब ये बोला जाता है कि वो रेप्टाइल के कैरेक्टरिस्टिक को बिलोंग करता था, ठीक है। उसके बाद एक बर्ड आई जिसका नाम था आर्कियोप्टेरिक्स, आपने 10th में पढ़ा है, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स के पास बीक नहीं टूथ होते थे। अब देखो, आर्कियोप्टेरिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक था वो रेप्टाइल से भी मिलता जुलता था तो और बर्ड से भी मिलता जुलता था। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन हमने किया, अब इस प्रेजेंट टाइम में जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि बर्ड को हमने मतलब रेप्टाइल के बाद रखा है। मतलब हम क्या कहते हैं कि बर्ड जो है वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुई हैं। तो ये क्या शो कर रही हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो कर रही हैं, दोनों के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्रिएट कर रही हैं, जो आर्टिफिशियल सिस्टम नहीं कर रहा था। उसके बाद कोई भी करेक्ट क्लासिफिकेशन नहीं था। भाई करेक्ट क्लासिफिकेशन कहाँ हुआ? बहुत सारे जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो उनका हैबिटेट एक है लेकिन वो डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन फिर भी आपने उनको एक साथ क्लासीफाई कर दिया। दैट्स वाई द आर्टिफिशियल सिस्टम फेल्ड। आर्टिफिशियल सिस्टम आगे जाके फेल हो गया। सब ने इसको डिनाई कर दिया कि दिस इज़ नॉट अ क्लासिफिकेशन सिस्टम विच इज़ गोइंग टू क्लासीफाई ऑल द ऑर्गेनिज्म इन अ वेरी प्रॉपर मैनर, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम क्या हो गया, फेल हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ, आर्टिफिशियल सिस्टम फेल होने के बाद नेचुरल सिस्टम आया, ठीक है। अब नेचुरल सिस्टम में नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक को देखा गया। नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक को लेके आया। क्यों? क्योंकि 17वीं सेंचुरी में माइक्रोस्कोप इन्वेंट हो चुका था, ठीक है। इसके बारे में पता लग गया था। ऑर्गेनिज्म दैट वर हिदरडो एक्सप्लोर्ड, अभी तक जो ऑर्गेनिज्म अनएक्सप्लोर्ड थे, जिनके बारे में पता ही नहीं था, जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, बहुत सारे वायरसेस, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनके बारे में पता लगा। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता लगा, ठीक है। तब जाके पता लगा कि कुछ नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को हमें क्या करना चाहिए, क्लासीफाई करना चाहिए, ना ही आर्टिफिशियल सिस्टम पे, ठीक है। तो नेचुरल सिस्टम समझ में आया कि नेचुरल सिस्टम कैसे डेवलप हुआ और किस बिहाफ पे नेचुरल सिस्टम का स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब देखो, अनलाइक आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम कंपेयर मेनी कैरेक्टरिस्टिक, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक को कंपेयर करता है। जैसे मॉर्फोलॉजी को कंपेयर करता है,
ठीक है। जैसे मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, कि कोई भी प्लांट या एनिमल इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक यू आर ऑब्जर्विंग इन द प्लांट एंड द एनिमल एक्सटर्नली, आप उसको देख के क्या पहचान ले रहे हो, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हुआ। एनाटॉमी के बेसिस पे हुआ, मतलब जितने भी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक थे उनके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना स्टार्ट कर दिया गया। अब इसकी एडवांटेज आई कि जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम रिलेटेड ग्रुप में रख सकते हैं, मतलब वो जो भी उस ग्रुप में होगा वो एक दूसरे से रिलेटेड होगा, ठीक है। इवोल्यूशन के बारे में भी हम स्टडी कर सकते हैं इस सिस्टम के थ्रू, ठीक है। देखो नेचुरल सिस्टम में सबसे पहला जो अटेम्प्ट था जॉन रे, इन्होंने किया था, इन्होंने आइडेंटिफाई किया बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को। फिर एंटोनी लॉरेंट डी जूसे, इन्होंने सबसे सेकंड, फिर ये आए, इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट को क्लासीफाई किया। इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था जेनेरा प्लांटेरम, मतलब प्लांट के बेसिस पे इन्होंने क्लासीफाई किया। और वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर, जिसका क्लासिफिकेशन सिस्टम अभी भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। अभी जब आप प्लांट का क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ोगे तो वहाँ पे बेंथम और हुकर के बारे में पढ़ोगे कि इन्होंने क्या किया था कि जो सीड प्लांट थे, ठीक है, जो सीड प्लांट थे उनको क्या किया था कि उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, मोनोकॉट, डाइकॉट, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि जिम्नोस्पर्म्स होते हैं जिसमें नेकेड सीड्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं जिसमें कवर्ड सीड्स होते हैं, ठीक है, और जो डाइकॉटिलीडन होता है और मोनोकॉट होते हैं, जिसमें डाइकॉट उसमें 2 कॉटिलीडन होते हैं और मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलीडन होता है। तो कहने का मतलब अभी आपको कम क्लियर हो रहा होगा कि सर क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब आप आगे अभी और आगे पढ़ोगे तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो यहाँ पे आपको क्या पता लग गया कि नेचुरल सिस्टम किस तरह से आया, और नेचुरल सिस्टम में जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक थे, फ्लावर, सीड्स, फ्रूट्स, ठीक है, मॉर्फोलॉजी, ये सब क्या करने लगे, इनको सबको कंसीडर करने लगे और नेचुरल सिस्टम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो गया। समझ में आया? तो आपने 2 सिस्टम डिस्कस किया, एक आर्टिफिशियल और एक दूसरा क्या था, नेचुरल। अब देखो एक होता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम मीन्स इफ़ यू आर क्लासीफाइंग द ऑर्गेनिज्म एंड दैट क्लासिफिकेशन सिस्टम आल्सो डील विद द इवोल्यूशन। अगर वो क्लासिफिकेशन सिस्टम इवोल्यूशन को भी बता रहा है, इवोल्यूशन के बारे में भी एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, आप इवोल्यूशन को भी एक्सप्लोर कर रहे हो, देन दैट सिस्टम इज़ नोन एज फाइलोजेनेटिक सिस्टम। समझ में आया? सबसे पहले एडोल्फ एंगलर ने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था प्लांट्स में, ठीक है। तो अगर अभी जब आप आगे क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि हम कैसे इवोल्यूशन को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अभी ये नहीं क्लियर हो रहा होगा कि इवोल्यूशन कैसे पता लगाते होंगे क्लासिफिकेशन से, देन वेट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए वेट करो, कंफर्म है यू विल गेट योर आंसर, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? तो मैंने यहाँ पे क्या बता दिया, 3 सिस्टम अभी तक हो गए। उसके बाद एक होता है फेनेटिक सिस्टम, ये सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम था, ओल्डेस्ट मेथड था क्लासिफिकेशन का, जिसमें हम मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इनके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे मॉर्फोलॉजी के बेस पे थियोफ्रिस्टस इज़ नोन एज फादर ऑफ बॉटनी, नोट कर लेना। एरिस्टोटल इज़ फादर ऑफ जूलॉजी एंड थियोफ्रिस्टस इज़ फादर ऑफ बॉटनी। इन्होंने क्या किया कि प्लांट को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। जैसे आपने देखा होगा कुछ प्लांट बहुत छोटे होते हैं, उनको हर्ब बुलाते हैं, जैसे कोरिएंडर किस में आ जाएगा, हर्ब में आ जाएगा। उसके बाद जो तुलसी का प्लांट है वो शर्ब में आ जाएगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा, उसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो उसको शर्ब में क्लासीफाई कर देते हैं। लेकिन बनियन ट्री, मैंगो ट्री, पीपल, ये सब ट्री में आ जाते हैं। तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम प्लांट को, थियोफ्रिस्टस ने प्लांट को 3 पार्ट में, 3 ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया, हर्ब, शर्ब एंड ट्रीज, ठीक है। बट अब देखो ये दिस इज़ अ गुड क्लासिफिकेशन सिस्टम? नो, बिकॉज अंडर द ट्री, अगर ट्री क्लास में देखें तो बहुत सारे ऐसे प्लांट आते हैं जो शर्ब के कैरेक्टरिस्टिक से मिलते जुलते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम वाज नॉट गुड, मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम बहुत अच्छा नहीं चला, थियोफ्रिस्टस इसमें बाद में फेल भी हो गए, ठीक है। अब देखो इनकी डिसएडवांटेजेस क्या है फेनेट के सिस्टम की। क्लासीफाई, सारे प्लांट्स को इन्होंने क्लासीफाई नहीं कर पाए, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म को एक साथ क्लासीफाई कर दिया जो सेम नहीं थे, डिफरेंट थे एक दूसरे से। समझ में आई बात? तो इस तरह से ये जो कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम थे जिनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन को स्टार्ट कर दिया गया, और जिसमें सबसे जो बेस्ट था वो था नेचुरल और फाइलोजेनेटिक, ठीक है, नेचुरल सिस्टम और फाइलोजेनेटिक सिस्टम, क्योंकि दोनों ही सिस्टम में हम इवोल्यूशन के बारे में भी स्टडी करते हैं और नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखते हैं। देखो मॉर्फोलॉजी भी एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे केवल
हम मॉर्फोलॉजिकल और भी मॉर्फोलॉजी के साथ और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक अगर इन्वॉल्व कर लें, देन वी विल गेट सक्सेस, मतलब तब जो है साइंटिस्ट को सक्सेस मिल जाती। लेकिन क्या हुआ कि केवल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे उन्होंने क्लासीफाई कर दिया, तो ये दिस वाज नॉट गुड, और ये क्लासिफिकेशन सिस्टम अच्छा नहीं था, जिसने सारे ऑर्गेनिज्म को कवर अप नहीं किया, सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई नहीं कर पाया। समझ में आया? ठीक है, तो वट एवर आई टोल्ड यू, आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया थोड़ा सा थेरेटिकल है, तो इसमें आपको एक्टिव इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप इसके बारे में सोचो कि हाँ ऐसे ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम होता था। ठीक है, आपको अगर क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप करना हो तो आप कैसे डेवलप करोगे? ठीक है, आप ये कॉपी अपने नोटबुक में लिख के देखो कि आप अगर क्लासिफिकेशन स्टार्ट करो तो आप किस बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक उसी पे बेस्ड होगा। समझ में आ गया? तो आई एम एंडिंग दिस सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ। आई थिंक आई हैव मेक यू अंडरस्टैंड, मैंने आपको बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया, आपको समझ में आया होगा। स्टिल इफ़ यू आर हैविंग डाउट, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आई विल क्लियर योर डाउट, मैं आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर करूँगा। डोंट हेजिटेट, ठीक है, उसके लिए हेजिटेशन मत करना। ठीक है, एंड कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, स्टे एट योर होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।